Hello dear students of class 11th, welcome back to your physics concept class, and this is your lecture 2 of chapter 5th, that is the laws of motion. And in our last class we have discussed about the inertia, linear momentum and types of inertia and also the force. But in this particular class we are going to discuss Newton's laws of motion. ओके सो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये क्या है जिनके बारे में हम चैप्टर 5 में क्लास 11th स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं। तो जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और बेसिकली ये जो हम रीड करेंगे ये 3 लॉज हैं, 1, 2 and 3। उनके नेम भी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। फर्स्ट लॉ है जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। सेकंड लॉ है जिसका नेम है लॉ ऑफ फोर्स, और जो थर्ड लॉ है हमारा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, ये 3 लॉज हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो ऑब्जेक्ट का मोशन होता है उनके बारे में सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, पुट फॉरवर्ड 3 लॉज, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, इनके बारे में हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट क्या है? सो इट स्टेट्स दैट अ बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग, कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है या जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है along a straight line, वो अपनी ही स्टेट में रहेगी। कब तक? unless no external force is applied। जब तक कि बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो इजली बेसिकली दिस लॉ हैज 2 स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट हैं, एक बॉडी की रेस्ट पोजीशन के बारे में और एक बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो जो रेस्ट पोजीशन है वो तो हमें इजी लगती है, बहुत सिंपली अंडरस्टैंड है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दिस बॉटल, अगर ये रेस्ट में रखी है, जब तक आप इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रखेंगे ये ऐसी इसी स्टेट में बनी रहेगी। तो बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई आप दूसरा फोर्स नहीं लगाएंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाता है, सिंपल। द सेकंड स्टेटमेंट, इफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड then it also remain in its original state until no external force is applied। ये भी इस लॉ में है। तो इस सेकंड वाले स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करता है कि सच नहीं है, जो भी चीज़ चल रही है वो तब तक रुकेगी ही नहीं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। लाइक यू कैन इमेजिन अ क्रिकेट बॉल और एनी प्लास्टिक बॉल, फाइबर बॉल, पिंग पोंग बॉल रोलिंग ओवर अ सरफेस फ्रीली। किसी बॉल को आपने लिया और ऐसे रोल करा दिया सरफेस पे, कुछ टाइम पे जाके वो खुद ब खुद रुक जाती है। तब आप सोचते हैं यहाँ तो कोई फोर्स नहीं लगा एक्सटर्नल, ये अपने आप रुक गई। और लॉ क्या बोल रहा है? इट स्टेट दैट अ बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो आपने उसको एक फोर्स लगा के मूव कराया था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो उसी डायरेक्शन में जाते जाते फाइनली लास्ट में रुक गई। अब आपको लगा कि कोई फोर्स तो लगा ही नहीं,
तो बॉडी कैसे रुक गई? तो ये लॉ थोड़ा सा झूठा लगने लगा एक्चुअली, बट द लॉ इज करेक्ट। शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जब बॉल रोल कर रही थी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, फ्लोर पे, ग्राउंड पे, तो क्या था आपको भी पता है, लेकिन बस जस्ट क्लियर करने की बात है, देयर इज ए फ्रिक्शन इन्वॉल्व बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉल एंड द सरफेस ऑफ फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व था जो क्या कर रहा था, उस मोशन का अपोज कर रहा था। इट वर्क्स एज ए एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉल एंड अदर, अगर वहाँ पर हवा भी चल रही है, द मोशन ऑफ एयर इज अपोजिट द मोशन ऑफ बॉल ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फोर्स। तो सिंपल सा है कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक भी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाए। दिस इज द फर्स्ट लॉ। ठीक है, इसको ज़्यादा ऑपरेशन हम आज नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ लॉज की बात कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस क्लासेस आएंगी तो और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस। ओके, स्टेटमेंट 4। नाउ अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की, इफ लॉ की बात करेंगे। ठीक है, क्या है? लॉ ऑफ फोर्स। ये सबसे मेन लॉ है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे मेन है तो क्यों है। अभी फिलहाल लॉ ऑफ फोर्स की बात करते हैं। ये क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum of a body is directly proportional to the applied external force. ओके, लास्ट क्लास में हमने लीनियर मोमेंटम क्लियर किया था। व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? एक बार रिपीट कर देता हूं। इफ अ बॉडी इज मूविंग और इन रेस्ट, सो द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड along द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, दैट इज P इक्वल्स टू mv। ये फॉर्मूला था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखिए, लॉ ऑफ फोर्स। इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied external force. So we can write here, if P with the linear momentum of a body and F with the applied external force. ओके, तो देन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? देन अकॉर्डिंग टू लॉ दिस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ दिस इज dp by dt, and we already know that when we remove the proportionality we have to put a constant here, so we can write this k dp upon dt. This is Newton's second law, the F equals to K dp upon dt. लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, if m equals to 1 kg, sorry, if m equals to 1 kg, और यह डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं इन MKF system, the value of K is equals to 1, that's why F equals to just dp by dt. ये लॉ है हमारा जो सेकंड लॉ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, नोट्स भी साथ में बनाने हैं, तो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट बाय पॉजिंग द स्क्रीन और बाय प्लेइंग द वीडियो. It states that the time rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied external force. If P with the linear momentum of a statement यहाँ complete हो गया, ये explanation है. If P with the linear momentum of a body and F with the applied external force, then according to law क्या कह रहा है?
the force is directly proportional to the time rate of change of linear momentum, that is F directly proportional to dp by dt. प्रोपोर्शनल हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, द कांस्टेंट इज k, that is k dp by dt, and in MKF or FI system the k is equals to 1. now the formula become F equals to dp by dt. अब इसकी एक दूसरी फॉर्म भी है, उसको भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा पार्ट मैं रब कर देता हूँ, लाओ तो आप समझ गए होंगे, स्क्रीन पॉज करके आप पहले भी नोट कर सकते थे इसको। सो ये आपका सेकेंड लॉ है और स्टेटमेंट। अब इसी की दूसरी फॉर्म हम बनाते हैं। दूसरी फॉर्म, बॉडी का मोमेंटम चेंज होने का मीन्स क्या है, जो एक्चुअली क्या है कि पहले अंडरस्टैंड करते हैं। P इक्वल्स टू mb फॉर्मूला है, यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। बॉडी के मोमेंटम चेंज होने का मीनिंग ये है कि या तो बॉडी का मास चेंज हो या बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो, दो में से एक भी चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। और ये जितने टाइम में होगा उस टाइम इंटरवल से इसको डिवाइड कर दे तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, और वो मैग्नीट्यूड में किसका होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंपली है कि बॉडी में अगर वेलोसिटी में चेंज हुआ, जीरो थी, जीरो पे कुछ इंक्रीज हो गई, कोई सर्टेन वैल्यू थी उससे कुछ डिक्रीज हो गई, मीन्स देयर शुड बी एन एक्सेलरेशन इन द मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन होगा पूरा। तो क्लियर करते हैं पहले इसको, P इक्वल्स टू mb। इसकी एक और फॉर्म लाते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। ये टॉपिक हो गया, रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन। सो वी हैव फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग द F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल्स टू dp by dt in MKF or FI system, because we have P equals to mb. now F can be written as d by dt and mb, मास एंड वेलोसिटी। अब कंडीशन ये है कि नॉर्मली हम यही जानते हैं कि मास कांस्टेंट होता है, लेकिन जब हम आइंस्टाइन थ्योरी में जाते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि मास वेरिएबल होता है विद द वेलोसिटी। सो अगर हम इन दोनों को वेरिएबल अज्यूम करें तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, डबल फंक्शन डिफरेंशिएशन, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए फर्स्ट टाइम m को फ्री रखते हैं dv by dt, सेकेंड टाइम v को फ्री रखते हैं dm by dt। और यह कंडीशन इफ मास m इज कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, जो कि न्यूटनियन मैकेनिक्स में होता है, न्यूटन की फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं उसमें मास, जो अभी आप पढ़ते हैं, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट आइंस्टाइन थ्योरी में मास वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द मोशन पूरा। तो यहाँ फिलहाल कांस्टेंट है, तो इफ द मास इज कांस्टेंट देन dm by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, दिस टर्म इज जीरो, मींस दिस टर्म इज रिमूव्ड फ्रॉम द इक्वेशन। नाउ this become F equals to this term m dv by dt, m dv by dt. Also we have the acceleration A is given by dv by dt. Acceleration क्या होता है, the time rate of change of velocity of a body is called acceleration. तो यहाँ we can write F equals to ma। 9th-10th स्टैंडर्ड पे मोस्ट ऑफ आप न्यूटन सेकेंड लॉ को इसी फॉर्म में पढ़ते हैं, F इक्वल्स टू ma, बट एक्चुअली ये फॉर्म है और जो मॉडिफाई होके मैथमेटिकल एक्सप्रेस होके इस फॉर्म में आ जाती है। दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके। तो ये सेकेंड लॉ है, उसका एक्सप्रेशन है, आप इसको भी स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, इस रिलेशन को भी, ठीक है। नाउ अब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं इसके बाद, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके या वीडियो को दोबारा प्ले करके, ओके। नाउ अब जो हम यूज करने वाले हैं, अब हम थर्ड लॉ की बात करने वाले हैं। थर्ड लॉ था हमारे पास में लॉ ऑफ एक्शन एंड
रिएक्शन, ये हमारा थर्ड लॉ है। इसका स्टेटमेंट क्या है वो भी नोट कर लेते हैं। It states that every action have an equal and opposite reaction. Okay, it states that every action have एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जितना, उसकी रिएक्शन में वो ऑब्जेक्ट भी आप पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। नॉर्मली ये लॉ आप जूनियर स्टैंडर्ड पे भी रीड कर चुके हैं, लेकिन वहाँ एक मिसिंग टर्म था क्योंकि आपने इतना ही लॉ रीड किया था। इट स्टेट्स एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसको हम जरा इसको देख लेते हैं। हमने बॉटल को ऐसे करके रखा, ठीक है, बॉटल को ऐसे करके रखा और हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया और इस तो एक्शन और रिएक्शन दोनों ही इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं, तो नेट फोर्स शुड बी जीरो ऑन द बॉटल, जीरो हो जाना चाहिए, फिर ये डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेस हो रही है। लेकिन अगर आपने लॉ को इस तरीके से समझ रखा है तो इट मीन्स आपने गलत तरीके से समझ रखा है। जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि अगर कोई चीज़ टेबल पे रखी है और उस पे आपने एक फोर्स अप्लाई किया, वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, और मैं पूछूं इफ एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन देन हाउ इट पॉसिबल द ऑब्जेक्ट मूव वाइल द रिजल्टेंट शुड बी जीरो। अगर एक्शन रिएक्शन मिलकर दोनों अपोजिट लग रही हैं और इक्वल भी है तो जीरो हो जानी चाहिए, और जीरो हो जानी चाहिए तो मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो इसका मतलब हमने लॉ को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया क्योंकि हमने इन शॉर्ट पढ़ा है। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो देखिए, इट स्टेट दैट एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड यहां पर आपको ये नोट करना पड़ेगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्टिंग ऑन द डिफरेंट objects not on the same। जो एक्शन रिएक्शन है वो हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं, सेम पर नहीं लगती हैं। सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि अगर हमने इस बॉटल को यहाँ पे डिस्प्लेस करने के लिए एक फोर्स लगाया तो ये बॉटल भी हम पे, क्योंकि फोर्स हमने लगाया, उतना ही रिएक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5 न्यूटन से इसको डिस्प्लेस किया तो बॉटल भी आप पे उतना ही 5 न्यूटन बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी, क्योंकि 5 न्यूटन फोर्स में भी इस बॉटल को डिस्प्लेस करने के लिए सफिशिएंट है, तो ये डिस्प्लेस हो गई। और आपका मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा चाहिए था आपको डिस्प्लेस करने के लिए, उतनी ये रिएक्शन नहीं है जो आप डिस्प्लेस हो पाए, इसलिए आप अपनी जगह पर रह गए। लेकिन जब कोई आप हैवी ऑब्जेक्ट पुल या पुश करते हैं तब आपको फील होता है कि उतनी ही इक्वल रिएक्शन आप पे भी वर्क करती है जब आप एक हैवियर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं। लाइक जूनियर क्लासेस में आपको बताया गया होगा स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, ठीक है, बेल से बकेट को बाई पुली, ठीक है, स्ट्रेच करने में, वहाँ पर ये फीलिंग्स होती हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक जब हम घर में मैट होती ना, मैट पैरों को साफ करने वाली, उसको साफ करते हैं, ये एग्जांपल भी है आपके फ्लेवर्स का। तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं, मैट को ऐसे हैंग कर लेते हैं और उसको स्टिक को ऐसे मारते हैं, या फिर दीवार पे मार दिया मैट को ऐसे सीधे सीधे, ठीक है, तो स्टिक से ऐसे मारते हैं। तो यहाँ एक्शन रिएक्शन लॉ वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल। और फर्स्ट लॉ भी वर्क करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी वर्क करता है, एक्शन रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन तो आपको यहाँ फील नहीं होती क्योंकि आपने स्टिक से एक फोर्स मैट पे लगाया, मैट ने एक स्टिक पे फोर्स लगाया, ये शायद आपको फील ना हो। लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया जो फर्स्ट वाला लॉ है वो इसी एग्जांपल में इन्वॉल्व हो जाता है। कैसे इन्वॉल्व हो जाता है, जब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स स्टिक पे फोर्स आपने किस पे लगाया, मैट पे लगाया, और मैट के अंदर क्या थी, डस्ट पार्टिकल्स आर देयर। तो फोर्स आपने डस्ट पार्टिकल पे तो लगाया नहीं, तो उसकी स्टेट भी चेंज नहीं होगी। तो बैट को आपने ऐसे हैंग कर रखा है, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर है, इस प्लेन पर है, और आपने स्टिक से मैट को क्या किया, एक फोर्स दे दिया, मैट पीछे की तरफ चली गई क्योंकि डिस्प्लेस हो गई, आपने उस पर फोर्स लगाया। लेकिन डस्ट पार्टिकल पे आपने कोई फोर्स अप्लाई
नहीं किया था, सो दे रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो वहीं रहते हैं, और जब उनका सपोर्ट हट गया जिसके वो चिपके हुए थे बेल्ट पे, तो वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं और मैट क्लीन हो जाती है। ये बेसिकली फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है, बट इसमें थर्ड भी इंक्लूड है, और इंक्लूड इसमें सेकंड भी है, जो मैट का मोशन होता है। लेकिन इन सारे एग्जाम्पल डिटेल कॉन्सेप्ट की बात हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास में हमें सिर्फ लॉ डिस्कस करने थे। आई होप यू अंडरस्टैंड which are the three laws of motion, Newton's laws of motion. First is law of inertia, second is law of force, and third one is law of action and reaction. इन थ्री लॉज की आज हमें बात करनी थी। आपने ड्राइव कर लिया सेकंड लॉ का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी बात करेंगे कि एक्चुअली ये थ्री लॉ हैं ही नहीं, ये थ्री लॉज नहीं हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए, नहीं है तो ये क्या है, क्या के लिए? यू हैव टू वॉच द नेक्स्ट क्लास। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय की होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।